गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने +1 केमिस्ट्री की यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केमिकल बॉन्ड है क्या। केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्सेस विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। ये वो फोर्स हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को एक साथ बांध के रखते हैं। इसको आप बेटर वे में समझ सकते हैं लाइक योर बॉन्डेड टू योर पेरेंट्स। आपके बीच में और आपके पेरेंट्स के बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है, आपको एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, एक इमोशनल अटैचमेंट है जो आपको बांध के रखता है। ठीक वैसा ही एटम्स के केस में होता है। जब दो एटम्स एक दूसरे के पास में आते हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होता है और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ में बाइंडेड रहते हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट को कंप्लीट कराने या डुप्लेट कंप्लीट कराने में। इसी फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन? Why do atoms combine to form molecule? एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं? तो उसका जो रीजन है वो क्या है? एटम्स कंबाइन टुगेदर in order to complete their octet. In order to complete their octet. और डुप्लेट कुछ एक के लिए होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये अपने डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, बाकी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इन इट्स वैलेंस सेल। तो अपना आउटर जो मोस्ट सेल है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसकी पूर्ति लिया, या एक दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसको रिमूव करके उसके द्वारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। इससे क्या होता है, जब इनका वैलेंस सेल में ऑक्टेट या डुप्लेट हो जाते हैं तो टू अक्वायर, इससे अक्वायर कर लेते हैं, अक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इससे जिनकी नियरेस्ट नोबल गैस का है उसका कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त हो जाता है। अब अगला बात आती है, हाउ डू एटम्स कंबाइन? कैसे कंबाइन करेंगे? हाउ डू एटम्स कंबाइन? कंबाइन कैसे करेंगे? तो कंबाइन करने के बच्चों कई तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल। फ्रॉम द वैलेंस सेल, इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, जिसको हम वैलेंस सेल कहते हैं, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो और अंदर का कंप्लीटली फिल है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, अपना एज पूरा करने के लिए वो अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर देगा और इस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये यहाँ से रिमूव कर दे तो ये इसका वैलेंस सेल ये वाला हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या कर सकता है, इट कैन इजीली गिव अप द इलेक्ट्रॉन, अपने गैसियस एटम से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, लूज कर देगा और इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2A। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस यानी कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया इसको। इसी प्रकार से मैग्नीशियम 282, ये क्या कर सकता है, अपने इन दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। अगर ये ऐसा करता है
तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2s हो गया, जो कि नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक तरीका तो ये है जिसके द्वारा आप एटम्स कंबाइन करते हैं, एक कारण हो गया। दूसरा है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। by the gain of electrons in the valence cell। अब ये क्या करते हैं, अगर आउटरमोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 7 है, 6 है, 5 है, तो ऐसी कंडीशन में इनके लिए आसान होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ले लें। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्लोरीन 2, 8, 7, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या 7 लॉस करते हैं। अब 7 लॉस करना इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले और एनायन बना दे, Cl नेगेटिव 2, 8, 8, और इस प्रकार से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और नियरेस्ट गैस यानी कि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। इन द सेम वे हम ले सकते हैं ऑक्सीजन का, ले सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या है 2, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव और 2 नेगेटिव, और ये हो जाएगा 2, 8, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो गया। ये दूसरा तरीका है हमारा, जिसके द्वारा ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आती है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ऐसे में ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीसरा तरीका है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या करते हैं, जो भी दो कंबाइनिंग एटम्स हैं अपने आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस प्रकार से शेयर करते हैं कि दोनों के का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इस प्रकार से वो शेयरिंग कर सकते हैं या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी है और इसके अंदर सेल भी बना है, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें तो इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया, दोनों ही अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर सकते हैं। इन द सेम वे हम ले सकते हैं क्लोरीन, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, 2, 8, 7। दूसरा क्लोरीन, इसके पास भी वही 2, 8, 7। सो अगर ये अपने आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें, मैंने डॉट और क्रॉस दिखाए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी 8 पूरे हो गए और दोनों एक दूसरे से बाइंड हो गए। ठीक इस प्रकार समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आप 2 फ्रेंड्स हैं और आपको किसी बुक की आवश्यकता पड़ गई है, लेकिन आप दोनों के पास इतने पैसे नहीं है कि आप बुक अलग अलग खरीद सकें। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ने मिलकर के एक ही बुक को परचेज कर लिया और दोनों ही उसी बुक से अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग हो गई, अपना काम भी निकल गया है और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हुई। दोनों के बीच में शेयरिंग होकर के एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के द्वारा दोनों ने अपना काम कर लिया। दिस इज बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली ये तब होता है जब एटम का साइज बहुत छोटा हो, जिससे कि उसको इलेक्ट्रॉन देने में मुश्किल हो और इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसान हो, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी हो कि वो आसानी से डोनेट नहीं कर सके। जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर सेल में है तो या तो 4 लॉस करे या 4 गेन करे, तो ऐसा मुश्किल होता है इन एटम्स के लिए। वो हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, वो आगे हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो ऐसी कंडीशन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके इसके द्वारा अपनी पूर्ति करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं लेवी-स्टोक्स टेक्निक।
Purcell and Lewis, इन्होंने 1916 में ऑब्जर्व किया कि जो एटम्स हैं जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है वो रिएक्शन नहीं करते, यानी जब इन्होंने इनर्ट गैसेस को एनालाइज किया तो ये पाया कि इनर्ट गैसेस के अंदर उनका जो वैलेंस सेल वो कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, नियोन है, उसका आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, आर्गन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। तो इससे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये है कि एटम्स इसलिए कंबाइन करते ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाए। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इन्होंने एक अपना तरीका निकाला कि आप एटम्स के आउटर मोस्ट सेल को आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करें। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट है हम उसका सिंबल लिखते हैं और उसके बाद उसके वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके चारों तरफ उतने ही डॉट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हाइड्रोजन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर देना है तो हम करेंगे H, एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 डॉट लगाएंगे। अगर मान लीजिए हमें हीलियम का लिखना है तो वैसे तो फुल्ली फिल्ड है तो फुल्ली फिल्ड में हालांकि देने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप इसके 2 इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम इसके पास आउटर मोस्ट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में 2 शो कर देंगे। बोरोन 2, 3 इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 डॉट लगा देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 2, 6 इसका मतलब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके चारों तरफ हम 6 डॉट लगा देंगे। तो इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो बच्चों अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स। क्या है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड्स? इलेक्ट्रोवैलेंट से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस सेल, यानी कि यहाँ पर वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ प्रक्रिया के द्वारा पार्टिसिपेट करेंगे। और आयनिक बॉन्ड ये नाम शो कर रहा है कि इसका मतलब बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, आयन्स के बीच में बन रहा है। सो व्हाट आर द आयनिक बॉन्ड्स और द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड्स, द केमिकल बॉन्ड्स that is formed by the complete transfer of electrons from the valence cell of one atom to the valence cell of other atom is called ionic bond. So the bond formed by the complete transfer of electron from the valence cell of one atom to the valence cell of other atom is called ionic bond. यहाँ पर complete ट्रांसफर, एक जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है। सो जो पूरा प्रोसेस है ये फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन कैसे बनेगा? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल, अपने वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पर सोडियम
281, क्योंकि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट प्लस में इलेक्ट्रॉन। नाउ इट विल बी कॉल्ड, ये हमारा था सोडियम आयन, सोडियम एटम था इधर, अब इट हैज कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन, सोडियम आयन। और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये कहलाएगा कैटायन कहलाता है। दूसरा स्टेप है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन कैसे बनेगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एनायन बन सकता है। तो एनायन कौन बनाएंगे? नॉन मेटल्स बनाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स का आउटरमोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मेटल्स के मोस्टली क्या होता है, 1, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं मोस्टली। चलिए देखते हैं, सपोज करिए हम यहाँ पर ले रहे हैं क्लोरीन 287, इट इज क्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस सेल में। तो यहाँ जो इस इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बिकम 288। As a result, it will acquire the negative charge and now it will be called chloride ion. और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस आयन को हम कहेंगे एनायन। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। Combination of cation and anion to form molecule। अब पहले स्टेप में हमने बनाया Na पॉजिटिव गैसियस आयन, दूसरे स्टेप में Cl नेगेटिव गैसियस एनायन बनता है। नाउ वी नो दैट अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अपोजिट चार्जेज हैं तो क्या करेंगे, जैसे ही दूसरे क्लोज जाएंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल कम इन बिटवीन एंड इट विल बिकम दे विल गेट बॉन्डेड टू ईच अदर एंड इट विल फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। तो ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ, रोज करिए कि हमें करना है फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एटम है, मैग्नीशियम है और क्लोरीन का एटम है। क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखा दीजिए इसका। आउटर सेल 282, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। Cl क्लोरीन, 2 क्लोरीन है तो एक यहाँ दिखा देते हैं और एक यहाँ दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं ताकि हम इजीली स्टेप दिखा सकें। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है और दूसरे क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या 7 है।
अब ये क्या कर सकता है कि ये मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको डोनेट कर दे तो 7 + 1 8 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दें, एंड व्हाट विल हैपन, मैग्नीशियम क्योंकि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो Mg2 पॉजिटिव बनेगा, मैग्नीशियम आयन बनाएगा, और दोनों क्लोरीन ने एक एक एटम लिया है तो ये Cl नेगेटिव बनेगा और दूसरा भी क्या होगा Cl नेगेटिव होगा, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज है पॉजिटिव, दोनों क्लोराइड पर क्या है नेगेटिव है, एंड बीइंग अपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों ये मैग्नीशियम जो इन दोनों ही क्लोराइड आयन को अट्रैक्ट करेगा और इसका नतीजा क्या होगा, ये बना देगा MgCl MgCl, और यू कैन से MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और भी जो भी एग्जांपल्स आयनिक कंपाउंड्स के आपसे पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से उन कंपाउंड्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, आप इसको नोट करिए और इसको आप सॉल्व करेंगे। सो द फॉर्मेशन ऑफ, सारे अन्य कंपाउंड्स इनका फॉर्मेशन दिखाना, फॉर्मेशन ऑफ MgO CaCl2 AlCl3 and NaNO3, ये भी दो स्ट्रक्चर का यूज करके आप इसका दिखाएंगे। सो नेक्स्ट लेते हैं हम, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। Factors that affect the formation of ionic bonds। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर है आयोनाइजेशन एनर्जी। लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हम फिर दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ ए गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस कैटायन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे कि सोडियम है, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर ये गैसियस एटम है तो इसको गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमने एनर्जी दी है, इस एनर्जी को हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कहलाएगी, IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। डेल्टा आई एच के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्लस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेफिनेट सी बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी, कम एनर्जी दे करके भी इलेक्ट्रॉन अगर निकाल सके तो कैटायन आसानी से बनेगा, और कैटायन आसानी से बनेगा तो आयनिक कंपाउंड भी आसानी से बन सकेगा। इसका मतलब ट्रेंड क्या हुआ? स्मॉलर इज द magnitude of ionization energy, greater is the chances of formation of cation, and hence greater are the chances
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आयनेशन एनर्जी कैसी है। जितनी आयनेशन एनर्जी कम होगी उतना ही आसानी होगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी आयनेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। नतीजा क्या होता है कि वो सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसी प्रकार से जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके आयनेशन फर्स्ट से तो ज़्यादा है, लेकिन थर्ड ग्रुप जो है यानी कि 13th ग्रुप है उससे कम है, इसलिए भी आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपने पढ़ा है कि आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आयनेशन डिक्रीज होगी तो इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, उनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इट इज द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम इन इट्स गैसियस स्टेट। सपोज करिए कि ये मैं एक एटम ले रहा हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन, हम कोई भी ले लेते हैं। ये पॉजिटिव के द्वारा मैं न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ। इसका ये फर्स्ट सेल है, ये इसका सेकंड सेल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो आउटर सेल है, सपोज करिए कि मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ और इसके आउटर सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके 8 हो जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब आप यहाँ पर ऐड कराएंगे तो क्या होगा? जब यहाँ पर ऐड कराएंगे इलेक्ट्रॉन को तो 2 बातें होंगी यहाँ पर। पहला क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि साइज छोटा है इसका। जितना साइज छोटा होगा इसका अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो ये डिफर करता है, एटम टू एटम डिफर करता है। कुछ केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, कुछ में पॉजिटिव है। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कराया गया है, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, जैसा कि नोबल गैसेस के अंदर पाया जाता है या डाउन द ग्रुप पाया जाता है। जब लार्ज साइज हो जाता है उस समय हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी चेंज है इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा Eg के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी एनर्जी का चेंज हुआ। इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 इतने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ये F था और ये कन्वर्ट हो गया F नेगेटिव के अंदर। तो ये जो एनर्जी चेंज हुआ हमारा, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव का मतलब है कि अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द कमिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग है वो कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ऐसे केस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो इसका मतलब एनायन बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि more negative is the electron gain enthalpy, more negative is the delta Eg electron gain enthalpy, greater are the chances of formation of anion and hence the ionic compound, the ionic bond, तो ionic bond भी उतना ही फास्ट बनेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अब क्योंकि जो फ्लोरीन है उसके केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है नेगेटिव है। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है,
इन केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि नेगेटिव में है, तो नाइट्रोजन है, ठीक, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में रहती है, इसलिए बहुत आसानी से एनायन बना लेते हैं, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, एंड दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तीसरी चीज है जो फैक्टर आता है वो है लैटिस एंथैल्पी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लैटिस एंथैल्पी। What is lattice enthalpy? It is the amount of energy released when 1 mole of a compound is formed from its ions. मीन्स कैटायन और एनायंस को मिलाने के बाद 1 मोल कंपाउंड बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ पर कैटायन एनायन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, कंबाइन होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगा जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो जो लैटिस एंथैल्पी है वो कहती है यहाँ पर नेगेटिव के अंदर। लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव में रहेगी। सो कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, उस लैटिस के फॉर्मेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, मीन्स आयनिक कंपाउंड्स के बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। अब फर्दर जो लैटिस एंथैल्पी है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला डिपेंड करती है नंबर 1 चार्ज ऑन द आयन, चार्ज ऑन द आयन। तो पहले समझ में आ गया होगा आपको कि लैटिस एंथैल्पी अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होंगे। अब लैटिस एंथैल्पी डिपेंड किस पे कर रही, चार्ज ऑन द आयन, आयन के ऊपर चार्ज कितना है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा कैटायन और एनायन के ऊपर, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रिलीज होगी। इट सिंपली मीन्स दैट greater is the charge, greater is the lattice enthalpy. Greater is the charge on ions, greater is the chances of formation of आयनिक बॉन्ड्स। दूसरा है साइज, साइज ऑफ आयन्स। स्मॉलर इज द साइज साइज जितना छोटा होगा आयंस का, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो उतना ही एक दूसरे के क्लोज आ पाएंगे, जिसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ द आयंस, ग्रेटर इज द लैटिस एंथैल्पी, एंड हेंस greater are the chances of formation of ionic bonds। तो अगर इन दोनों बातों को हम मिलाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि आप देखिए इसमें बेसिकली क्या निकल के आयनेशन एनर्जी तो क्या हमें देनी पड़ रही है। नॉर्मली क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी क्या है, रिलीज हो रही है, नेगेटिव में है, लैटिस एंथैल्पी भी नेगेटिव में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ
लैटिस एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is greater than आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर लैटिस एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो सम है, इफ इट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी, देन द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स विल बी मोर। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, अगर हमारे पास डेटाज हैं, लैटिस एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी, तीनों चीज़ दी हुई है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केसेस में होती है, लेकिन अधिकतर जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है उनमें आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का सम करके देखेंगे, लैटिस एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव देन देयर आर द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो ये था हमारा थोड़ा सा पार्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, एटम कंबाइन क्यों करते हैं एक दूसरे के साथ, कौन कौन से तरीके हैं कंबाइन करने के, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।